नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त देश में कोरोना के केस 37,776 हो चुके हैं। कोरोना के कुल एक्टिव मामले 26,535 हैं, जबकि 1,223 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर पहुंचे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री की यह तस्वीर भी सामने आई है। प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री के साथ बैठक की। इस मीटिंग में कृषि में रिफॉर्म के लिए गंभीर चर्चा हुई है। वहीं कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन 3 का ऐलान करने खुद सामने क्यों नहीं आए। ऐसे लोगों की आंखें खोलने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। एक्सक्लूसिव डिटेल हमारे पास है। आज आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री की नई रूल बुक में, नए कैलेंडर में फ्यूचर प्लान क्या है। नरेंद्र मोदी टीवी पर आने वाले थे, क्यों प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हुआ। लॉकडाउन बढ़ाने की इनसाइड स्टोरी कोई और आपको नहीं बताएगा। प्रधानमंत्री का पूर्वानुमान, मई, जून और जुलाई का प्लान। बीते दिनों के अनुभवों से यह साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है, आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सबसे अहम यह है कि कोरोना पर विजय पाने की फाइनल लाइन खींच चुके क्राइसिस मैनेजर नरेंद्र मोदी ने 14 एक्सपेरिमेंट के लिए फुल होमवर्क किया और नॉन स्टॉप 840 मिनट तक मंथन किया। 150 मिनट रक्षा मंत्रालय, 100 मिनट फाइनेंस मिनिस्ट्री, 150 मिनट कृषि मंत्रालय, 80 मिनट नागरिक उड्डयन मंत्रालय, 120 मिनट मानव संसाधन मंत्रालय, 120 मिनट कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री, 120 मिनट ऊर्जा मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कैलेंडर सेट कर दिया, जिसमें पोस्ट लॉकडाउन का एग्जिट प्लान और लॉकडाउन 3.0 के नियम और शर्तें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस आ गई, लेकिन प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन इस बार क्यों नहीं हुआ। हमारे पास कंफर्म खबर है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय संदेश देने के लिए टीवी पर आने वाले थे। याद करिए, प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू के लिए राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। लॉकडाउन की घोषणा भी राष्ट्रीय संबोधन में की थी। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। इस बार नरेंद्र मोदी टीवी पर नहीं आए और लॉकडाउन एक्सटेंशन की गाइडलाइन गृह मंत्रालय से रिलीज हो गई। पन्ने से क्यों आई लॉकडाउन की खबर, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको कोई और नहीं बताएगा। इसके पीछे प्रधानमंत्री का एक्सपेरिमेंट है। पहले ऐसी खबरें थी कि 1 मई को प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन एक्सटेंशन की जानकारी देंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पर विस्तृत चर्चा की, सभी मंत्रालयों का फीडबैक लिया और लॉकडाउन के जोन के नक्शे का प्रेजेंटेशन देखा, तो खुद प्रधानमंत्री ने तय किया कि इस बार होम मिनिस्ट्री लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी करेगी। क्योंकि लॉकडाउन के नियम में क्लियरिटी बहुत जरूरी थी और इस देश को पॉइंट टू पॉइंट समझाना था।
लॉकडाउन में देश के अलग अलग शहरों में क्या नियम और शर्तें लागू होंगे। बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से 40 मिनट तक पत्रकारों को गाइडलाइन एक एक पॉइंट समझाए गए। किसी भी कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं थी और पूरी पिक्चर क्लियर दिखी। पिछली बार जब गाइडलाइंस जारी हुआ था तो उसे जारी करने और पेश करने के तरीके में बहुत सारी भ्रम की स्थिति हो गई थी और बार बार उसे क्लैरिफाई करना पड़ा था। इस बार सरकार की कोशिश थी कि वैसी स्थिति न आए। गृह मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी के द्वारा तकरीबन 40 मिनट तक हर बिंदुओं पर ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग की गई। पत्रकारों के मन में जो भी सवाल या शंकाएं थी उस सब चीज को क्लियर किया गया। कोशिश ये थी कि एक एक डाउट्स को यही क्लियर कर लिया जाए। एक बार जब ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग खत्म हो गई तो उसके बाद बाकायदा हार्ड कॉपी भी मुहैया कराया गया सभी पत्रकारों को, ताकि मीडिया के मार्फत लॉकडाउन को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है ये सारी चीजें जनता के सामने जाए तो वहां पर किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। ऑर्डर आ गया है और अब देश को लॉकडाउन की शर्तों को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है ये प्रधानमंत्री समझा चुके हैं। अगले 14 दिनों के लिए नियम और शर्तों के पीछे प्रधानमंत्री का एक एक्सपेरिमेंट है। किसी भी जोन में रियायत तभी तक है जब तक कोरोना परमानेंट नहीं, टेम्पोररी है। हमें ये याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही, एक की भी लापरवाही पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है। इसलिए ढील की जरा भी गुंजाइश नहीं है। ये तस्वीरें रामेश्वरम की हैं। नीचे समंदर है, ऊपर पटरी है। 40 दिन से ट्रेन बंद और अब मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पटरियों को चेक किया जा रहा है, ठीक वैसे जैसे हम और आप कार स्टार्ट करने से पहले चेक करते हैं। 40 दिन से बंद पड़ी ट्रेन को मजदूरों के लिए चलाना आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन क्यों चलाई? इस प्लान को समझने से पहले आप देश के मजदूरों के नाम प्रधानमंत्री का पर्सनल मैसेज बहुत गौर से सुनो। मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ जिस दिन से जंग शुरू हुई उसी दिन से प्रधानमंत्री दूसरे राज्यों में रहने वाले मजदूरों को आने वाली दिक्कतों को दूर करने में लगे थे। मजदूरों को अन्न और धन भेजा, लेकिन जो मजदूर घर लौटना चाहते थे उनका रास्ता निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने कई मीटिंग की, कई ऑप्शन पर डिस्कशन किया और आखिर में श्रमिक एक्सप्रेस के निर्णय पर मुहर लगा दी। अब आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को ट्रेन से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री का पूरा भरोसा है कि गांव में रहने वाले यही मजदूर 2 गज की दूरी के मंत्र को फॉलो करेंगे। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। प्रधानमंत्री का पूरा फोकस लोगों की जान बचाने पर है। यह तब है जब लड़ाई जीरो से शुरू की। देश में कोरोना के खिलाफ युद्ध में हम पूरी तरह से तैयार हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, प्रधानमंत्री का प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तैयार है। यह तैयारी कितनी मजबूत है आपको मेक इन इंडिया पीपीई के आंकड़े सुनेंगे तो पता चलेगा। कोरोना की युद्ध में 2 करोड़ पीपीई की डिमांड है। 2 करोड़ 22 लाख पीपीई का ऑर्डर दिया गया है। 1 करोड़ 42 लाख पीपीई देश में बन रहे हैं। देश में रोज बन रहे हैं 1,87,000 पीपीई। 22 मार्च को देश में सिर्फ 2 मैन्युफैक्चरर थे। आज चीन के बाद भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। 130 करोड़ के देश में कोरोना की लड़ाई में जान बचाने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा वेंटिलेटर की कमी थी, लेकिन कमांडर मोदी ने कोरोना को हराने के लिए इसका रास्ता भी खोजा। देश में 75,000 नए वेंटिलेटर की जरूरत। देश में सिर्फ 19,000 वेंटिलेटर मौजूद हैं। 60,884 नए वेंटिलेटर का ऑर्डर। 59,884 वेंटिलेटर देश में बन रहे हैं। 15,000 नए वेंटिलेटर की डिलीवरी हुई। सिर्फ वेंटिलेटर ही नहीं, N95 मास्क बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस चुनौती से भी देश निपटने में पूरी तरह से कामयाब है।
2,72,00,000 मास्क की डिमांड। डीआरडीओ ने मास्क का मटेरियल तैयार किया। 1,40,00,000 मास्क देश में तैयार। रोज 2,30,000 भारत में बन रहे हैं। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने। देश के अन्नदाता को कोई दिक्कत ना हो, लिहाजा प्रधानमंत्री ने आगे का रोड मैप सेट कर लिया है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री ने फार्मिंग सेक्टर में ई मंडी से लेकर मार्केटिंग की रणनीति बनाई है। बड़ी खबर यह है कि सोमवार को महिलाओं के जन धन खाते में दूसरी किस्त पहुंच जाएगी। कोरोना संकट के दौर में कृषि क्षेत्र और किसानों के राहत के लिए पीएम मोदी ने रणनीति बनाने के संबंध में तकरीबन आज 2.5 घंटे की बैठक की, जिसमें पीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि मंत्री और केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री शामिल थे। बैठक में पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के जो कृषि उत्पाद हैं, दुनिया के मार्केट के लिहाज से उनकी बढ़िया से बढ़िया ब्रांडिंग की जानी चाहिए। किसानों को संस्थागत ऋण मिले, इस बात पर फोकस रखना चाहिए। किसानों को बिचौलियों से दूर रखा जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ई नाम प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। वहीं जन कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि 3 महीने तक जनधन अकाउंट जिन महिलाओं के पास है, उनके अकाउंट में हर महीने 500 रुपए आएंगे। सोमवार से इस संबंध में दूसरी किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि 4 मई को जिन महिला खाता धारकों के अकाउंट के आखिरी डिजिट 0 या 1 हैं, उन्हें 500 रुपए के किस्त मिलेंगे और इसी क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते 11 मई तक सबको दूसरी किस्त दे दी जाएगी। एक बड़ा फैसला आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री ले सकते हैं। ये फैसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव का हो सकता है। 3 दशक पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव मुमकिन। 33 सालों के बाद नई शिक्षा नीति फाइनल स्टेज में है। एजुकेशन सेक्टर में इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशन पोर्टल और लाइव लेक्चर। पोस्ट लॉकडाउन के बाद देश के हालात पहले जैसे नहीं होंगे। भारत के सामने बड़ा चैलेंज है तो बड़े अवसर भी हैं। ये अवसर है दुनिया भर के निवेशकों को भारत की तरफ आकर्षित करने का। इस दिशा में प्रधानमंत्री ने नई रणनीति तैयार कर ली है। देश में निवेश के लिए पॉजिटिव माहौल तैयार करना, विदेशी निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाना, निवेशकों को एक प्लेटफॉर्म पर सारी मदद की गारंटी, फाइनेंस, पावर, माइनिंग, होम मिनिस्ट्री को निर्देश दिए। प्रधानमंत्री का प्लान एकदम क्लियर है। कोई निवेशक किसी राज्य में कंपनी लगाना चाहता है तो उसे अलग अलग दफ्तरों में न दौड़ना पड़े, एक प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं उसे मिल जाएं। ये अहम इसलिए है क्योंकि चीन से कई बड़ी कंपनियां अब भारत की तरफ रुख कर सकती हैं। आप समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री का होमवर्क पूरा है और फॉरवर्ड प्लान के हिसाब से एक्शन भी शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो कोरोना वायरस से यहां 432 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना के कंफर्म केसेस की संख्या 20,000 तक पहुंचने वाली है। लेकिन इमरान खान बंद कमरे में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस्लामोफोबिया वाला एजेंडा चला रहे हैं। वैसे ये इमरान का इस्लामोफोबिया नहीं, उनका मोदी फोबिया है। तभी तो वो भारत के प्रधानमंत्री के भाषणों की नकल कर रहे हैं, मोदी के ट्वीट्स को कॉपी करके दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गेट वेल सून वाला मैसेज भेज रहे हैं। और इस बीच उनकी आवाम कोरोना से मर रही है। मतलब बिल्कुल साफ है, नरेंद्र मोदी के परमानेंट दुश्मनों ने शपथ ले ली है कि जान जाए दुश्मनी ना जाए। लगता है नरेंद्र मोदी के परमानेंट दुश्मनों ने शपथ ले ली है कि जान जाए पर दुश्मनी ना जाए। मोदी के दुश्मन तो ऐसे हैं जो पहले भारत में इस्लामोफोबिया वाला वायरस फैलाते हैं, उसका दुनिया भर में प्रचार करते हैं और फिर ऐसी हेडलाइंस बनती हैं। पाकिस्तान के अखबारों में नरेंद्र मोदी की तस्वीरें छप रही हैं, खबरों को घुमाया जा रहा है और इमरान खान पेज 3 पब्लिसिटी कर रहे हैं। डॉन अखबार बिना सोचे समझे कुछ भी उल्टा पुल्टा छाप रहा है। एक दूसरे लेख में पाकिस्तान के हवाले से बकवास छापते हुए भारत को घेरने की कोशिश की गई। अरब न्यूज ने भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए शालीनता की सारी सीमाएं लांघ दी और पाकिस्तानी अखबारों की देखा देखी अल जजीरा, मॉडर्न डिप्लोमेसी, वर्ल्ड एशिया और टाइम ने भी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हुए इस्लामोफोबिया के नाम पर नफरत के बीज बोए। इन सभी हेडलाइंस में कही गई एक एक बात 100% झूठ है। इन सभी में भारत से नफरत की बू आती है और इस्लामोफोबिया के नाम पर जो एजेंडा चलाया जा रहा है वो दरअसल इस्लामोफोबिया नहीं, इमरान और भारत के विरोधियों का मोदी फोबिया है। आज हम सबूतों के साथ आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे।
हो या शाह महमूद कुरैशी हो, इन दिनों पाकिस्तान सरकार के ज्यादातर मंत्रियों ने अपने 24 घंटे की शिफ्ट सिर्फ 2 कामों के लिए फिक्स कर रखी है। पहला है नरेंद्र मोदी के नाम पर इस्लामोफोबिया का वायरस फैलाकर अपनी नाकामी छुपाना, और दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री को कॉपी करना। आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। ये जो मुश्किल वक्त है, ये एक पूरी कौम इसका मुकाबला करके जीतेगी। अगर गवर्नमेंट आपको सिर्फ कहती है कि जी अगर आप मस्जिदों में जाना है तो आप अपने अंदर फासले पैदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान तो हम सबका है। आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है, हमारे इस भारतवर्ष को बचाया है। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई हैं, लेकिन इसकी कामयाबी तब होगी कि अगर कौम मिलके खुद जिम्मेदारी ले, कौम जिम्मेदारी ले कि हमने खुद अपने ऊपर डिसिप्लिन करना है, हमने बचना है। ये बड़ी हमें पता है कि ये तेजी से फैलती है, जब ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं तो हमें खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैं वही चाहता हूं कि अपनी कौम, हम एक जिम्मेदार कौम बन के मुकाबला करें इसका, सब इकट्ठे मिलके इस मुश्किल वक्त से निकलें। किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने जाने की परेशानी, कोई घर परिवार से दूर है, लेकिन आप देश की खातिर एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं आपको अपनी हुकूमत से यकीन दिलाता हूं कि सारा वक्त हम सोच रहे हैं, ये मुख्तलिफ जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से। इमरान के मोदी फोबिया का आलम ऐसा है कि अब एक तो नहीं 10 आइडियाज को कॉपी कर लिया गया है। पहले की बात क्या करें, आज ही की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर थोड़ी देर पहले ही आई है, जब नियाजी खान ने भारत का आइडिया चुराकर कट कॉपी पेस्ट की तर्ज पर एक वेबसाइट लॉन्च कर दी। अब इसका सबसे लेटेस्ट सबूत देखिए। यूएई ने आज यानी शनिवार को कोरोना के खिलाफ युद्ध में भारत का हाथ मजबूत किया है और 7 मीट्रिक टन मेडिकल सप्लाईज भारत भेजी है। यूएई ने साफ किया है कि वो कोरोना के खिलाफ युद्ध में भारत के साथ खड़ा है और मेडिकल सप्लाई के तौर पर भेजी गई मदद दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते और भाईचारे की मिसाल है। इस बीच आज ही भारत सरकार ने लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे 88 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सेस को यूएई वापस जाने की इजाजत दे दी है। ये सभी लोग छुट्टियों के लिए भारत में थे और लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। इससे आप खाड़ी देशों और भारत के रिश्तों का अंदाजा लगा सकते हैं। इसका एक और उदाहरण यह है कि कोरोना से अपनी लड़ाई जारी रखने के साथ ही भारत कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन सहित अन्य देशों को दवाइयों के साथ ही डॉक्टरों और नर्सों की टीम भी भेज सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन देशों ने खुद पीएम मोदी से मेडिकल टीम भेजने की मांग की थी। भारत का विदेश मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि किसी भी एजेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाड़ी देश भारत के साथ अपने रिश्तों का महत्व तो समझते हैं। पूर्वाग्रह से पीड़ित इक्का दुक्का ट्वीट्स भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते तय नहीं करते। इसके अलावा खाड़ी देशों ने रमजान के महीने में भारत की फूड सप्लाईज की भी तारीफ की है और यह भी साफ किया है कि कोरोना खत्म हो जाने के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वो भारत के साथ तत्काल प्रभाव से मिलकर काम करना चाहते हैं, पर मोदी का विरोध करना है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही लोगों की जान क्यों न देनी पड़े। वैसे इस वक्त इमरान खान टोटल कंफ्यूज्ड है, लेकिन कंफ्यूजन का नतीजा क्या होता है इसका एग्जाम्पल ब्राजील, अमेरिका, फ्रांस से भी नजर आएगा। मैं आपको इन्हीं देशों की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें दिखाऊंगा। कोरोना अटैक की ये तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखने के बाद आपको खुद लगेगा लॉकडाउन में घरों में रहना कितना ज्यादा जरूरी है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, पाकिस्तान, चीन, ऐसे 50 से भी ज्यादा देश हैं जहां पर फुल लॉकडाउन या कुछ छूट के साथ लॉकडाउन लागू है।
लेकिन अब भी ऐसी तस्वीरें आना बंद नहीं हो रही हैं। दुनिया में किसी ने भी नहीं सोचा था एक नजर में हजारों कब्रें नजर आएंगी। सच में इन तस्वीरों को देखकर यकीन नहीं होता, लेकिन ये कोरोना है जिसने वो सब भी दिखा दिया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। ये ब्राजील का रियो शहर है जहां पर 4000 कब्रें खोदी जा रही हैं क्योंकि यहां कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। हर घंटे मौत का नाच शुरू होता है। अब तो यहां पर कब्रिस्तान भी कम पड़ने लगे हैं। É que ele sofreu muito, então eu só tenho coisa que eu fico só pensando. मैं सिर्फ इसका अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो कितने दर्द से गुजरा होगा और अब उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। जब मैंने उसको आखिरी बार देखा था तो वो आईसीयू में जा रहा था और फिर कभी वापस नहीं आ पाया। आखिरी बार वही देखा था। Então, a última vez que eu vi ele foi na hora que ele entrou para dentro. ब्राजील में 92,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। 6,500 के करीब मौत हो चुकी है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है किसी के लिए कब्र खोदना, किसी की मौत की तैयारी करना। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो सुबह शाम बस यही दुआ कर रहे हैं कि मौत का सिलसिला अब बंद हो जाए। मैं हर रोज नई कब्र खोद रहा हूँ, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इनका इस्तेमाल ना हो। यही प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ। कोरोना ऐसा काल है जो अंतिम वक्त में आखिरी बार अपने को देखने तक का मौका नहीं देता है। ना ही शमशान में आंसू बहाने वाला कोई अपना आ पाता है। ये फ्रांस है जहां पर कोरोना से मौत हुई शख्स के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है, लेकिन परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं है। बुजुर्गों की मौत या तो अस्पताल में हो रही है या उनके घरों में। कोरोना से हुई मौत के बाद लाश को पूरी तरह से कवर करना होता है। 2 तरह से सैनिटरी कवर होते हैं। ताबूत में भी कवर लगाया जाता है। ताबूत को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और परिवार के किसी सदस्य को अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिलता। फ्रांस में 1,67,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट हैं, जबकि करीब 25,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी आखिरी यादें ऐसी तस्वीरों में ही बस सिमटी हुई हैं। वो कहते हैं कि ताबूत के अंदर की तस्वीर भेजो ताकि वो कल्पना कर सकें कैसे उनको दफनाया गया होगा, क्योंकि वो यहाँ आ नहीं सकते। ऐसे में उनको गहरा धक्का लगता है। लोगों में काफी गहरा असर पड़ रहा है। उनको ऐसे वक्त में हिम्मत से काम लेना चाहिए। न्यूयॉर्क के इस हॉस्पिटल को देखते ही किसी की आंखों में आंसू तो किसी की आंखों में खौफ नजर आएगा, क्योंकि अकेले इस अस्पताल में 100 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। इसाबेलिया नर्सिंग होम का कहना है कोरोना के इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं कि उनको कंट्रोल कर पाना ही मुमकिन नहीं हो रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगर अमेरिका में 1 लाख से कम मौत होती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। We're thinking in terms of 1.5 million lives. हमें डर था कि अमेरिका में बहुत ज्यादा लोगों की जान जा सकती है, लेकिन उम्मीद है कि 1 लाख से कम जाने जाएंगी। हालांकि ये भी डराने वाले नंबर हैं, वाकई खौफनाक हैं। इसको रोका जा सकता था। जहां से कोरोना शुरू हुआ वहां पर इसे रोक सकते थे, लेकिन जिस तरह से अमेरिका में लोगों ने इसका सामना किया और जितनी जान बचाई जा सकी वो काबिले तारीफ है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका में 11,31,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि 66,000 के करीब मौत हो चुकी है। यूएसए की हालत ऐसी है कि कब्रिस्तान फुल हो चुके हैं। फ्यूनरल होम में वेटिंग लिस्ट जारी है। लाशों को ट्रकों में भरा जा रहा है। अमेरिका में अगर कोरोना से हुई मौत की टाइमलाइन देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कैसे कोरोना अमेरिका को अंदर अंदर से खोखला करता जा रहा है। अमेरिका में अगर कोरोना से हुई मौत की टाइमलाइन देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे कोरोना अमेरिका को दीमक की तरह अंदर से खोखला करता जा रहा है। 17 मार्च तक अमेरिका में 121 मौत हुई थी। 25 मार्च को यह आंकड़ा 1200। 3 अप्रैल तक 8,839 लोगों की मौत हुई। 10 अप्रैल तक 22,038। 20 अप्रैल तक 42,853 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 1 मई तक 65,753 लोगों की कोरोना से मौत हुई। अमेरिका में आम नागरिक, डॉक्टर्स, मेडिकल टीम, पुलिस, आर्मी, सेना हर कोई कोरोना की चपेट में है। अमेरिका में कंडीशन बेहद सीरियस और हाई पैनिक है।
लेकिन यूएसए से 11,140 किलोमीटर दूर चीन में कुछ अलग ही नजारा है। चीन के वुहान में लॉकडाउन खुल चुका है। इसके बाद चीन ने ऑल इज वेल की तस्वीरें भेजनी शुरू की। ये वही वुहान है जो कोरोना का एपी सेंटर है। यहीं से कोरोना जन्मा और दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत की वजह बना। लेकिन आज चीन कोरोना की टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो चुका है। चीन में चमत्कार हुआ या इसके पीछे चीन की कोई चाल है, इसको समझने के लिए कोरोना की क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। चीन में 82,875 लोगों को कोरोना हुआ, जिसमें 4,633 मौत हुई। 77,685 लोग कोरोना को हरा चुके हैं और सिर्फ 37 लोग सीरियस हैं। एक वक्त था जब चीन में मौत का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, लेकिन पिछले 14 दिन से चीन में सिर्फ एक मौत हुई है। चीन में आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसकी बड़ी वजह हार्बिन की ये तस्वीरें हैं, जो बता रही हैं कि चीन में कोरोना की सेकंड वेव आ चुकी है। चीन ने गलती की या गुनाह, लेकिन इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। ऐसे में पूरी दुनिया अब खुलकर चीन का विरोध कर रही है। अमेरिका, जर्मनी के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने दो टूक कर दिया है। चीन को कोरोना का हिसाब तो देना ही होगा। और अब वक्त आ गया है दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री खोलने का। कोरोना काल में अगर किसी ने सस्पेंस बनाया तो वो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन है। किसी ने कहा किम जोंग मर गया है, किसी ने कहा किम को कोरोना हो गया है। इन सबके बीच उत्तर कोरिया से किम का नया वीडियो सामने आया। हमने इन तस्वीरों को डिकोड किया है। उसके बाद जो सच सामने आया वो आपको जरूर देखना चाहिए। 20 दिन के बाद आखिरकार दिख गया किम जोंग उन। चेहरे पर रौब है, चाल में वही अंदाज है। जिस किम की मौत की खबर हेडलाइन बन गई थी वो लौट आया। लेकिन किम के साथ कई सवाल भी आ गए हैं। क्या ये असली किम जोंग है या तानाशाह के हम शक्ल को पेश किया गया है? क्या किम जोंग उन वाकई बीमार था? क्या नॉर्थ कोरिया दुनिया से कुछ छिपा रहा है? 20 दिन नॉर्थ कोरिया ने अब तक किम पर चुप्पी साध रखी थी। दुनिया भर में किम जोंग की अलग अलग खबर चल रही थी, लेकिन अब अचानक किम की एंट्री होती है, वो भी ऐसे जैसे किम जोंग ने कोई जंग जीती हो। बाकायदा जश्न, खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसे में आपके मन में भी सवाल आएगा, कहीं ये किम का पुराना वीडियो तो नहीं है जिसको देखकर उत्तर कोरिया कोई नई चाल चल रहा है, जिसे दिखाकर उत्तर कोरिया कोई नई चाल चल रहा है। नॉर्थ कोरिया में मीडिया किम के कंट्रोल में है, विदेशी मीडिया पर बैन लगा हुआ है। ऐसे में इन तस्वीरों की सच्चाई जाननी बेहद जरूरी है। हमने इस वीडियो को कई बार प्ले और रिवाइंड करके एक एक फ्रेम को बड़े ध्यान से देखा। साउथ कोरिया की सीक्रेट एजेंसियों की रिपोर्ट पढ़ी। इसके बाद एक बात क्लियर हो गई। ये देखिए, जब किम जोंग चलते हुए आ रहे हैं तो उनके बगल में हरे रंग की बोर्ड पर तारीख लिखी हुई है 1/5/2020। जब किम जोंग स्टेज पर पहुंचता है तो उसके पीछे भी 1 मई की तारीख लिखी हुई है। जब सारे लोग स्टेज पर तालियां बजा रहे हैं उस फ्रेम में भी 1 मई की डेट नजर आ रही है। वहीं जो पब्लिक अपने तानाशाह का जोरदार स्वागत कर रही है उसने मास्क पहन रखा है। किम जोंग के गार्ड्स ने भी मास्क पहन रखा है, यानी साफ है कि यह वीडियो पुराना नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या यह असली किम जोंग है या कोई हमशक्ल, और क्या किम जोंग वाकई में बीमार है? नॉर्थ कोरिया का तानाशाह बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है। इस वीडियो में भी वो कई जगह स्मोकिंग करते साफ नजर आ रहा है। अब जरा इस फ्रेम को देखिए। जब किम जोंग उन अपनी जनता को देखकर ताली बजा रहा है तो वो परेशान लग रहा है। चेहरा ऐसा लग रहा है कि अभी अभी बीमारी से ठीक हुआ है या फिर बीमारी को छिपाया जा रहा है। अगर ये असली किम है तो 100% फिट नहीं है। किम जोंग बहुत सनकी है। उसके सजा देने का तरीका भी बेहद जुदा है। तानाशाह ने अपने ही रक्षा मंत्री को सिर्फ इसलिए तोप से उड़ा दिया था क्योंकि वो एक मीटिंग के दौरान सो गया था। ऐसे में किम के सामने क्या बोलना है, कितना बोलना है, इन सब का बेहद ख्याल रखना पड़ता है। अब जरा इस किम की बॉडी लैंग्वेज और इससे बात करने वालों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत है। किम जोंग उन अपने पुराने अंदाज में ही घूम रहा है, अपने अधिकारियों से मिल रहा है और किम से कोई नजर नहीं मिला रहा है। किम जिससे भी बात कर रहा है उसके चेहरे पर डर झलक रहा है। हर किसी का सिर किम के सामने झुका हुआ है।
अब सवाल ये बाकी रह गया है कि अचानक किम दुनिया के सामने क्यों आया और इस फैक्ट्री में ऐसा क्या है जो खुद तानाशाह को आना पड़ा। जिस फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन खुद किम ने किया है, इसका न्यूक्लियर कनेक्शन भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फर्टिलाइजर की फैक्ट्री जरूर है, लेकिन इसका मकसद किसानों के लिए खाद बनाना नहीं बल्कि तबाही का सामान जुटाना है। देखिए, जब किम अधिकारियों से बात कर रहा है तो पीछे बोर्ड में फैक्ट्री के लेआउट को धुंधला कर दिया गया है ताकि कोई इसका सच ना जान सके। ये फर्टिलाइजर प्लांट नॉर्थ कोरिया के परमाणु महत्वाकांक्षा से जुड़ा हो सकता है। पूर्वी एशिया के परमाणु कार्यक्रमों की जानकारी रखने वाले रिसर्चर मार्गरेट क्रो ने दावा किया है कि ये फर्टिलाइजर प्लांट किम जोंग के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद कर सकता है। ये प्लांट फास्फोरिक एसिड से यूरेनियम निकाल सकता है। शायद तभी इस मौके पर तानाशाह के साथ उसकी बहन किम यो जोंग भी मौजूद थी। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। खबर अच्छी नहीं है, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते देखिए, ओ माय गॉड।